Hello everyone, I am Satish Rajput, a teacher and a special educator. Welcome to the channel MCQ मंत्रा। ये सीरीज है केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर्स के लिए टीयर 2 एग्जाम जो कि 2026 हो सकता है मार्च या अप्रैल में हो जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये टीयर 2 का एग्जाम है जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 60 मार्क्स एमसीक्यू होंगे और 40 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू वाला है वो जनरल पार्ट से आएगा और जो सब्जेक्टिव है वो आपका डिसेबिलिटी वाले पार्ट से आ सकता है। ये वाली सीरीज पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए ही कारगर साबित होगी। इसमें मैंने जो पीआरटी और टीजीटी है दोनों के सिलेबस का कंपैरिजन किया है। आप लोग पहले वीडियो जाके देख सकते हैं और उनके कॉमन टॉपिक को उठाकर उससे मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये वीडियोस काफी क्रिस्प, क्लियर, टू द पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के उनके माध्यम से मैं ये बना रहा हूं। तो मेरा एम है कि आप लोगों का रिवीजन मैं करा सकूं और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए सीखने के लिए बेस्ट तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल एंड कंटेंट लेआउट विद लिस्ट। आइए देखते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या-क्या बातें समझेंगे। कॉग्निटिव एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज को देखेंगे, जिसमें जीन पियाजे की थ्योरी, लेव बैगोट्स की थ्योरी, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी को देखेंगे। एल्बर्ट बंडूरा इसका पार्ट नहीं है। साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रूड, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रोन फैन मैनर, होलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टीनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस जो है वो बीच बीच में देखते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म जो बार बार यूज होंगे, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। पहले है कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कोग्निटिविज्म किससे रिलेटेड है? ये अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इंफॉर्मेशन को दिमाग में प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन को दिमाग में प्रोसेस करना ही कोग्निटिविज्म है। द ग्रोइंग एंड मैच्योर ब्रेन एबल टू एंगेज विद एनवायरनमेंट, यानी कि अपने एनवायरनमेंट से हम लोग इंफॉर्मेशन को कैसे ब्रेन में प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग कोग्निटिविज्म बोलते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे थे, वो बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट, इससे पहले जो थे वो बिहेवियरिस्ट थे। वो बच्चे के बिहेवियर को देखकर कैसे लर्निंग कराई जा सकती है इसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पावलोव का, तो वो भी बिहेवियरिस्ट थे। उसके बाद जब आते हैं वो कोग्निटिविज्म की थ्योरी को फॉलो करने वाले आते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए एक कोई मैथ्स का प्रॉब्लम आता है। मैथ्स के प्रॉब्लम को कई बच्चे जो है फॉर्मूला से सोल्व कर देते हैं, सेम प्रॉब्लम है। फिर कई बच्चे जो है उसमें भी विदाउट फॉर्मूला उसको सोल्व कर देते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो जो ऑप्शंस रहते हैं उन्हीं का यूज करके उस सेम प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे तीनों केस में इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया गया, इन तीन अलग अलग बच्चों के द्वारा। तो ये अगर आप लोग समझ लें कि उनके दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया, तो वही है कोग्निटिविज्म। यानी ये उस चीज पे फोकस करता है कि भैया कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग प्रोसेस कैसे करता है। तो ये हम लोग टीचर लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे कि दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि बच्चे को वो इंफॉर्मेशन देना कैसे है और जब वो रिसीव करेगा तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये थ्योरी कोग्निटिविज्म की काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहेवियरिस्ट के बाद आती है। बिहेवियरिस्ट क्या करते थे? वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करते थे कि बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद ये कोग्निटिविज्म की थ्योरी आती है। कोग्निटिविज्म मैंने बताया आप लोगों को, इंफॉर्मेशन को दिमाग में प्रोसेस करना इज नोन एज कोग्निटिविज्म। इसी में आगे आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, द चाइल्ड कंस्ट्रक्टिंग इट्स आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। इसका मतलब हुआ कि खुद नॉलेज का निर्माण करना, खुद नॉलेज का निर्माण करना। बच्चा एक्सपीरियंस गेन करेगा और खुद ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज का निर्माण कर देगा जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म होगा वो बच्चे के सोसाइटी में होगा। यानी बच्चा जो है अकेला एकांत में रह के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करेगा पेरेंट्स से, स्कूल से, अलग अलग एक्सपीरियंस से, फिर वो इंफॉर्मेशन को गेन करेगा। ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कोग्निटिविज्म। आइए आगे समझते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव का मतलब है रिलेटेड टू थिंकिंग एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे सोचते हैं और फिर सोचकर कैसे उसका आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मैथ्स का प्रॉब्लम आता है हमारे एग्जाम में,
तो कई बच्चे उस मैथ्स के क्वेश्चन को फॉर्मूला लगाकर सोल्व कर देते हैं। कुछ बच्चे जो है विदाउट फॉर्मूला उसको सोल्व कर देते हैं और कुछ बच्चे जो है उसका बस ऑप्शंस देखकर ही उस ऑप्शंस के जरिए उसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि हर बच्चा उस इंफॉर्मेशन को एक अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर एक इंसान एक ही तरीके से सोचता है, उनके सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। वही है कॉग्निटिव, यानी कि हम लोग इंफॉर्मेशन को कैसे अपने दिमाग में सोचते हैं, और अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है लर्निंग करते वक्त, वही है कॉग्निटिव। आगे है साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द वे पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी साइकोलॉजी जो कि इस बात पर फोकस करता है कि लोग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। अब ये टॉपिक हमारे टीचर के सिलेबस में क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें एक बच्चे के दिमाग कैसे-कैसे सोच सकता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते वक्त, हमें इसकी बारीक जानकारी होनी चाहिए। तभी हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोच सकता है और कहाँ पर अटक सकता है। In other words, cognitive psychology is interested in what is happening within our minds that links stimulus and response। यहाँ stimulus का मतलब हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन और response का मतलब हुआ कि उस इंफॉर्मेशन को वो कैसे उत्तर देता है या कैसे अपनी बात रखता है। आगे है cognitive psychology promotes and establish constructivism। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये कोग्निशन और कंस्ट्रक्टिविज्म आपस में काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग हैं। इसको हम लोग देख, मैंने अभी बताया कि कॉग्निटिव जो है वो रिलेटेड है थिंकिंग और मेंटल प्रोसेस से, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हुआ कि हम कैसे किसी भी ज्ञान का निर्माण करते हैं या फिर नॉलेज का निर्माण करते हैं एक्सपीरियंसेस के माध्यम से। अब फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा है जो एक जानवर को देखता है भौंकते हुए, और तो उसको पता लगता है कि इसको हम लोग डॉग कहते हैं, यानी उसने एक्सपीरियंस के माध्यम से पता लगा लिया कि भौंकने वाला जानवर डॉग कहलाता है। ये हुआ कंस्ट्रक्टिविज्म। Constructivism means individual construct their own cognitive structure is they interpreted their experiences in particular situation। यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चे किस प्रकार से अपने कॉग्निशन का यूज करके इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, नॉलेज को क्रिएट करते हैं। अब इस थ्योरी में कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें से मेन है पियाजे, वाइगोट्स्की और ब्रूनर। ये तीनों ही कॉग्निशन की थ्योरी में काम करते हैं और हम लोग इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे बारी-बारी। यहाँ पर अलग-अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म की फील्ड में काम करते हैं, उनका टाइमलाइन दिया गया है। जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और जेरेम ब्रूनर। आप लोगों को ध्यान देने की बात यह है कि लर्निंग की फील्ड में इससे पहले बिहेवियरिस्ट थे, और बिहेवियरिस्ट इस बात पे फोकस करते हैं कि बच्चों का बिहेवियर वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। बिहेवियर से पता लगाते हैं कि कोई भी बच्चा कैसे लर्निंग करता है, और वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। आप लोगों ने बिहेवियरिस्ट की थ्योरी में पावलोव और बी.एफ. स्किनर इन दोनों की थ्योरी को पढ़ा होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट आते हैं, और कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बात पे फोकस करते हैं कि बच्चे किस तरीके से ज्ञान को ग्रहण करते हैं या फिर उसका निर्माण करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रहण करते हैं और फिर उससे ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। अगर कहीं पर बिहेवियरिस्ट आएगा तो मैं इनकी थ्योरी को भी समझाऊंगा। चलिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स में आती है, जो कि टीचर के एग्जाम होते हैं। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे जो है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस को देते हैं: सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये सभी यूनिवर्सल रहते हैं दुनिया के हर एक बच्चे के लिए। आगे है कि ये जो स्टेज है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाया जाता है, यानी स्टेज 1 से 2, 3 और 4। ऐसा नहीं है कि आप स्टेज 1 से डायरेक्ट स्टेज 3 पर जंप कर जाएं और बीच का स्टेज स्किप कर दें। ऐसा नहीं, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग जब स्टेज 1 पार होगा तभी आप स्टेज 2 पे पहुंच सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। की एरियाज टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। जीन पियाजे ने अपने
कुछ की कॉन्सेप्ट दिए जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। स्कीमा क्या है? स्कीमा जैसे कि ये मेंटल फ्रेमवर्क होता है। मेंटल फ्रेमवर्क अगर आपको बोलने से समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसा समझिए कि आपके दिमाग में फ़ोल्डर बनते जाते हैं जैसे-जैसे आप एनवायरनमेंट में न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई जानवर देखा जिसकी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं और 4 पैर और 1 पूँछ है और आपको पता लगा कि उसका नाम जो है वो है डॉग। आपके दिमाग में एक नया फ़ोल्डर बन गया डॉग के नाम से। अब जब भी ऐसा जानवर आपको दिखाई देगा जिसकी 2 आँखें, 2 कान, 4 पैर और 1 पूँछ होगी, आप क्या करेंगे कि उस डॉग वाले फ़ोल्डर में उसको डाल देंगे और आप उसको क्या कहेंगे? डॉग कहेंगे। यही है स्कीमा। अब जो आपने डॉग के फ़ोल्डर में 4 पैर, 2 आँखें और 2 कान वाले जानवर को डाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। डेफिनेशन है फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्कीमा। पुराने स्कीमा के आधार पर नए इंफॉर्मेशन को फिट करना एसिमिलेशन कहलाता है। अब आपने इस जानवर को देखा जिसके 2 आंख, 2 कान, 4 पैर और 1 पूंछ है और आपने क्या किया उसको डॉग वाले फ़ोल्डर में डाल दिया। लेकिन ये थी क्या? बिल्ली। लेकिन आपके स्कीमा में इतना ही इन्फॉर्मेशन था जितना कि आपको पता था और उसी के आधार पे आपने उसको डॉग के फ़ोल्डर पे डाल दिया। इसको भी हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे। लेकिन आपको कुछ देर जाके पता लगा, आपके आस-पास के लोगों ने बताया कि नहीं बच्चे, ये डॉग नहीं, ये कैट है क्योंकि कैट जो है वो मियाऊ मियाऊ करती है और जो डॉग है वो भाऊ-भाऊ करता है। अब इस सिचुएशन में आपका जो दिमाग है वो चला जाएगा डिसइक्विलिब्रियम में। डिसइक्विलिब्रियम में उसका बैलेंस जाएगा बिगड़। अब इस डिसइक्विलिब्रियम के स्टेज से निकलकर आपका दिमाग जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेज में जाना चाहेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बैलेंस करना चाहेगा। अब इस बैलेंस को करने के लिए या तो आप एसिमिलेशन करेंगे या फिर एकोमोडेशन करेंगे। अगर एसिमिलेशन आपने किया तो बिल्ली को भी डॉग के फ़ोल्डर में डाल दिया। लेकिन आपको पता लग गया कि नहीं बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ करती है और कुत्ता भाव-भाव, तो आपका दिमाग करेगा एकोमोडेशन और एक नया फ़ोल्डर बना लेगा कैट के नाम से और उस बिल्ली को डॉग के फ़ोल्डर से निकाल के कैट के फ़ोल्डर में डाल देगा। यहाँ पे आपने क्या किया? चेंज इन स्कीमा। आपने एक नया स्कीमा बनाया। आपने अपने स्कीमा को चेंज करने के बाद उस नए इन्फॉर्मेशन को फिट किया। इसी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसको याद रखने के लिए आप लोग समझिए कि एस और एस अगर 2 बार रहेगा तो सेम स्कीमा और सी रहेगा तो चेंज इन स्कीमा। अगर सेम स्कीमा के आधार पर आप न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करते हैं तो वो रहता है एसिमिलेशन और अगर आप स्कीमा चेंज कर लेते हैं तो वो रहेगा एकोमोडेशन। डिसइक्विलिब्रियम मैंने बताया कि जब आपका माइंड जो है वो थोड़ा-सा न्यू इन्फॉर्मेशन को देखकर फिट ना कर पाए तो वो डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में चला जाएगा और इस डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम के स्टेज में जाना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बैलेंस करता है। या तो आप एसिमिलेशन करेंगे या एकोमोडेशन करेंगे और उस वक़्त आपका ये वाला प्रोसेस जो है इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन को फिट करने के इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कौन-कौन से कॉन्सेप्ट सीखे? हमने देखा स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रियम और ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने अपने कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी जो टोटल 4 थी। वो है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव। इसका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं। द सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 इयर्स, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड द फॉर्मल वन इज फ्रॉम 11 to 12 और 14 to 15 ईयर्स। आइए इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं एक-एक करके। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए गए हैं, सेंसरी और दूसरा है मोटर। सेंसरी का मतलब हुआ सेंसेस। कौन-कौन से सेंसेस? टच, साउंड, साइट, टेस्ट, स्मेल। और दूसरा मोटर है, मोटर का मतलब हुआ मूवमेंट। यानी कि इस स्टेज में बच्चा जो है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए अपने सेंसेस और मूवमेंट का इस्तेमाल करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो बोर्न होते हैं, वो अक्सर चीज़ों को शक करना शुरू कर देते हैं, चूसना शुरू कर देते हैं, मुँह में डालना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली वो उसको
टेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको मतलब छू रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन के उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। उनका तरीका ही यही है। इस स्टेज में क्या है, थिंकिंग विद द सेंसेस लाइक टच, साउंड, साइट, टेस्ट, स्मेल टू एन ऑब्जेक्ट, नो लैंग्वेज एंड नो थॉट। इसको याद रखने की जरूरत है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे ने कहा है नो लैंग्वेज एंड नो थॉट। हम लेव वाइगोट्स्की और जीन पियाजे का लैंग्वेज के ऊपर एक डिबेट भी देखेंगे कि दोनों अलग अलग क्या बातें बोलते हैं। आगे है नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जैसे, तो उस बच्चे के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये एप्पल रखा हुआ है, तो ये एप्पल जब तक उसकी आंखों के सामने है, उसको दिखाई दे रहा है, तो उसको लगेगा कि ये एप्पल तभी तक ही है। अगर आप इसको ढक देंगे, अपने हाथों के पीछे छुपा लेंगे, तो उसको लगेगा कि ये चीजें गायब हो गई, ये दुनिया से ही गायब हो गई। इसीलिए हम लोग कई बार देखा होगा आपने कि बच्चा कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट को मुंह में डालता है, तो हम लोग उसको ऐसे घुमा के उसकी आंखों के सामने से उसको कहते हैं जाओ, चला गया। और बच्चे को लगता है सच में कि वो चीज गायब हो गई, वो उसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है, ये अराउंड 6 मंथ तक उसके पास रहता है, यानी कि एबिलिटी नहीं होती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी की। लेकिन 6 मंथ के बाद उसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी का स्किल आ जाता है। अब वो ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना शुरू कर देता है, उनके पीछे जाना शुरू कर देता है। उसको ये लगता है, वो ये समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट कोई ऐसे ही गायब नहीं हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब हुआ किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा कोई भी काम जिसमें स्टेप्स की जरूरत होगी, वो ऑपरेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जूते का फीता बांधना, जूते का फीता, जूते का फीता बांधने में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज की जरूरत होती है। या फिर शर्ट का बटन लगाना, शर्ट का बटन। इस स्टेज में बच्चे जो हैं जूते का फीता नहीं बांध सकते, शर्ट का बटन नहीं लगा सकते, या वो कोई भी काम नहीं कर सकते जिसमें कि स्टेप्स की जरूरत होती है, जिसमें कि स्टेप्स की जरूरत होती है। इसीलिए इसका नाम है प्री ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशन करने से पहले वाला स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 से 7 साल का है। यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल, इस वक्त लैंग्वेज और सिंबल का यूज करने लगते हैं। दे प्ले विद टेलीफोन एंड प्रिटेंड टू ड्रिंक। ये देखिए यहाँ पे, ये प्रिटेंड प्ले, इस स्टेज में सबसे ज्यादा प्रिटेंड प्ले किया जाता है। प्रिटेंड प्ले का मतलब अपने आप को वैसा समझना। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बच्चे जो है वो टेलीफोन पे कोई भी सामान होगा उसको टेलीफोन की तरह यूज करके और बातें करेंगे। अगर आप ध्यान से उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक्चुअली में बातें कर रहे होते हैं, वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी वो एक्टिंग करते हैं। या मम्मी के कपड़े पहन के मम्मी बन जाते हैं और मम्मी की तरह वो लोग प्रिटेंड करने लगते हैं। तो ये प्रिटेंड प्ले जो है, ये एसोसिएटेड है प्री ऑपरेशनल स्टेज से, ये आपको याद रखने की जरूरत है। दे बिलीव दैट एवरीथिंग द वे दैट दे डू इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ईगोसेंट्रिज्म। इस वक्त उनके अंदर ईगोसेंट्रिज्म की भावना होती है। उनको लगता है कि जैसे वो सोचते हैं वैसे ही बाकी लोग भी सोचते हैं, यानी उनकी थिंकिंग जैसी है, सेम थिंकिंग सभी के पास है। इसी को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब हुआ कि वो किसी भी मृत वस्तु में जान, उसको लगता है कि कोई भी मृत वस्तु जो है वो जीवित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को कुर्सी से चोट लग जाए, चेयर से चोट लग जाए, तो हम लोग उसको चुप कराने के लिए क्या करते हैं, ओ गंदा चेयर, इसको मारो मारो मारो। तो उसको लगता है कि हाँ, चेयर की पिटाई हो गई, चलो अच्छी बात है। या फिर उसके पास कोई डोल होती है, तो डोल को बिल्कुल वो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो जीवित प्राणी है कोई, ओ मेरी डोल को ठंड लग रही है, चलो कंबल उड़ा देते हैं, खाना खाओगे, पानी पियोगे, ऐसी बातें वो करते हैं। इसी को हम लोग एनिमिज्म कहते हैं। दे आल्सो बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव फीलिंग्स एंड थॉट लाइक दे डू। आगे है इनएबिलिटी टू कंजर्व। इनके पास कंजर्वेशन की एबिलिटी नहीं होती है। कंजर्वेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। अब आपको, आपने क्या किया, दोनों को सेम चॉकलेट दी 10 रुपए वाली। अब ए वाला बच्चा जो है वो थोड़ा रोने लगता है कि भैया मुझे जो है ज्यादा दो। तो आप क्या कीजिए कि उस चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसको दे दीजिए। अब उसको लगेगा वाह, मुझे तो 2 चॉकलेट मिली है, एक इधर वाली और एक इधर वाली, और इसको तो क्या मिली है, सिर्फ एक ही चॉकलेट मिली है। यानी वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है कि किसी सेम क्वांटिटी की चीज को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, चाहे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसके जो अमाउंट में है वो चेंज नहीं आएगा। इसी को हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी उसके पास क्या है, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अगले स्टेज में आएगा। अब इसमें देखते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल जो है,
जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया आगे प्री कॉन्सेप्चुअल, वो है 2 से 4 साल के लिए। रीजन्स डोमिनेटेड बाय परसेप्शन, वो कोई भी काम करेंगे वो अपने अंदर की फीलिंग के हिसाब से करेंगे, उसमें लॉजिक जो है वो गायब रहेगा कि इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक लगा के वो काम नहीं करेंगे, अंदर की फीलिंग के हिसाब से काम करेंगे। और इंट्यूटिव स्टेज जो है ये भी लगभग उसी के जैसा मिलता जुलता है, ये 4 से 7 साल तक रहता है। इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिक सॉल्यूशन। ये था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हमने प्रिटेंड प्ले देखा, ऑपरेशन का मतलब समझ गए, ईगोसेंट्रिज्म देख लिया, एनिमिज्म भी समझ गए और कंजर्वेशन भी समझ गए। नेक्स्ट स्टेज है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशन का मतलब मैंने बताया कोई भी ऐसा काम जिसमें स्टेप बाय स्टेप उसको करना हो, जिसमें स्टेप्स की नॉलेज हो, स्टेप्स की जरूरत पड़े। और यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब हुआ कि ये वाला उनके पास स्किल अब आ चुका है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर और 12 ईयर। एबिलिटी टू कंजर्व, यानी कि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उनको आ चुका है। इसका एक और बेहतर एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कि दो ग्लास एक जैसे हैं और दोनों में जूस भरा हुआ है। अब इस ग्लास को चेंज कर देंगे हम लोग इस पतले वाले ग्लास से। अब जो वॉल्यूम सेम है, लेकिन इस ग्लास के जब जूस को हम लोग इसमें डालेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा, लेकिन हमें पता है वॉल्यूम सेम है। लेकिन जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है वो ये बोलेगा कि इसमें जो है ज्यादा जूस है, क्योंकि उसको ये ऊंचा दिखाई दे रहा है। इस स्टेज का बच्चा एक बार में एक ही जगह पे फोकस करता है। इसने हाइट के ऊपर फोकस किया है इस वक्त और उसको लगता है कि ये ज्यादा है। किस स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल जो पिछले वाला स्टेज था। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको ये कंजर्वेशन की नॉलेज हो जाएगी, कंजर्वेशन, एबिलिटी टू कंजर्व। अब उसको पता लग जाएगा नहीं भैया, ग्लास अगर आपने चेंज कर दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम जो है वो सेम है, सेम रहेगा। और ये पूरा प्रोसेस जो है बच्चे के आंखों के सामने ही किया गया है। ये दो ग्लास लिए उसकी आंखों के सामने, फिर उसी आंखों के सामने इस ग्लास से इस ग्लास में डाल दिया गया। फिर भी प्री ऑपरेशनल वाला इसमें ज्यादा बताएगा, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला बताएगा कि दोनों में सेम वॉल्यूम का जूस भरा हुआ है। आगे है लॉजिक ऑफ क्लास एंड रिलेशन। लॉजिक ऑफ क्लास एंड रिलेशन, अब उसको क्लास और रिलेशन का लॉजिक आ जाएगा। क्लास मतलब कि मान लीजिए कि गर्ल्स हो गई, गर्ल्स भी एक क्लास है और बॉयज भी एक टाइप का क्लास है, जिसमें जितने भी गर्ल्स हैं उनको रख सकते हैं और बॉयज जो है उसमें हम लोग रख सकते हैं। क्लासिफिकेशन है ये। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, थिंकिंग बाउंड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का मतलब हुआ कि जो भी चीज जो दिखाई दे सकती है आंखों से, वो उन बातों को समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको ट्रेन बोला जाए तो ट्रेन अगर वो देख लेगा तो वो समझ पाएगा। लेकिन उसको बोला जाए प्यार या फिर सहानुभूति, सहानुभूति, तो ये वाले वर्ड जो है जो दिखाई नहीं दे सकते वो उसको समझ में नहीं आएगा। यही है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जो है वो आसानी से समझ पाएगा। आगे है डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थॉट। यहाँ पे थॉट में रिवर्सिबिलिटी जो है वो गेन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि जूता का फीता जो है उसको बांधने के लिए स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन की जरूरत है। अब वो जूते का फीता बांध भी सकता है, उसको खोल भी सकता है, बटन लगा भी सकता है, फिर उसको खोल भी सकता है। ये हुआ थॉट का रिवर्सिबिलिटी। आगे है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस। कंजर्वेशन अभी मैंने समझाया, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उसको आ जाएगा, ये है इसका एग्जांपल। आगे है क्लासिफिकेशन, इज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। जो क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल हमें एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना है, हमको पालतू एनिमल्स जो है वो और जंगली जो एनिमल है उनके लिए क्लासिफिकेशन करना है। तो पालतू में जो जो जानवर होंगे वो उनको आइडेंटिफाई कर पाएगा और जंगली जो होंगे उनको भी। अगर मिक्स करके दे देंगे तो पालतू को अलग कर लेगा और जंगली को भी अलग कर सकता है। ये हुआ क्लासिफिकेशन। आगे है सेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेरिएशन इज एबिलिटी टू अरेंज सिमिलर ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट ऑर्डर। अब सेरिएशन क्या है कि सिमिलर अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए किताबें हैं और किताबों को उनको बोला जाए कि भैया सबसे नीचे सबसे बड़ी किताब रखो और उसके बाद उससे छोटी और उससे छोटी ऐसे ही रखते चले जाओ, तो ये रख देंगे। आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चे वो ब्लॉक्स से खेलते हैं। ब्लॉक्स में यही सब कॉन्सेप्ट आता है, क्लासिफिकेशन का, सेरिएशन का, कंजर्वेशन का। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमने देख लिया ऑपरेशन जो है स्टेप बाय स्टेप, जिस किसी भी काम को करने में अगर इस स्किल की जरूरत है तो इसमें इनको ये नॉलेज जो है उनको हो जाएगा। कंजर्वेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, रिवर्सिबिलिटी, और फिर ये सब सेरिएशन वगैरह हमने सीख लिया। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो भी ऑपरेशनल स्टेप बाय स्टेप जो काम करने की नॉलेज है वो बिल्कुल फॉर्मली अब आ चुकी है, अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई है। ये स्टेज है 12 से 15 साल। कंप्लीट जनरलिटी ऑफ थॉट, जो थॉट है उसमें पूरी जनरलिटी आ चुकी है। जनरलिटी का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक बच्चे को जो है पढ़ाया कि ये जो है ये सेब है,
एप्पल है, आपने क्लास में दिखाया उस बच्चे को। अब वो अपने घर पे जाए और फ्रिज में देखे ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट, तो वो उस ऑब्जेक्ट को भी सेव आइडेंटिफाई कर ले, एप्पल आइडेंटिफाई कर ले। इसी को बोलते हैं हम लोग जनरलाइजेशन, यानी कि एक सीखे हुए कॉन्सेप्ट को दूसरे जगह पे अप्लाई कर दे, वही होगा जनरलाइजेशन। और इस स्टेज के बच्चे इन चीजों को बड़ी आसानी से कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर है जनरलाइजेशन ऑफ थॉट। आगे है प्रोपोजिशनल थिंकिंग। प्रोपोजिशनल थिंकिंग भी कर लेते हैं। एबिलिटी टू डील विथ हाइपोथेटिकल आइडियाज एंड सिचुएशन। हाइपोथेटिकल आइडियाज का मतलब हुआ कि ऐसी सिचुएशन उनको दी जाए जो कि मान लीजिए एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो लोग उस बारे में सोच पाएंगे। इसीलिए ऐसे इन बच्चों के पास आप क्वेश्चन देखते हैं जब भी लेसन खत्म होता है, जब उनको बोला जाता है कि मान लीजिए आप इस कैरेक्टर की जगह होते तो आप क्या करते, मान लीजिए कि इतिहास में ये नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो ये हुआ हाइपोथेटिकल आइडियाज। आगे है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म। स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म का उनका डेवलपमेंट हो जाता है। आगे जो है इस प्रकार का वो लॉजिक कर पाते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन हम कंक्लूजन निकाल देते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी। इस प्रकार के जो है लॉजिक वो लोग लगा पाते हैं। सच प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक कैन नॉट बी सोल्व बाय चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं सोल्व कर पाते, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो लोग सोल्व कर पाते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हाइपोथेटिकल आइडियाज, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हाइपोथेटिकल आइडियाज जो है जीन पियाजे के कौन से स्टेज में अचीव हो जाता है, तो हमें बोलना होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि दिया था लेव वाइगोट्स्की ने। लेव वाइगोट्स्की। कंस्ट्रक्टिविज्म में हम लोग देख रहे हैं, हमने जीन पियाजे की थ्योरी को देख लिया कंस्ट्रक्टिविज्म में। अब लेव वाइगोट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को देखेंगे। यहाँ पे सोशल वर्ड क्यों यूज किया गया है ये हम लोग आगे देखते हैं। लेव वाइगोट्स्की जो है ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जीन पियाजे के समय पर ही काम किया था। इन्होंने लैंग्वेज लर्निंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया, लैंग्वेज लर्निंग को। लेव वाइगोट्स्की सोशल डेवलपमेंट या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ऑल लर्निंग इज सोशल। यहाँ पे सोशल वर्ड का काफी ज्यादा महत्व है। इनके अनुसार लर्निंग जो है वो सोशल होती है। नॉलेज इज ऑलवेज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो बच्चा है वो एकांत में रहकर कभी भी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन नहीं करता, बल्कि नॉलेज गेन करता है सोसाइटी में रह के, अपने आसपास के वातावरण में रह के। कल्चर शेप्स आर लर्निंग एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी में। कल्चर इंश्योर्स ईच न्यू जनरेशन लर्न्स फ्रॉम द प्रीवियस। हम लोग जो है न्यू जनरेशन जो है वो पुराने जनरेशन से कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्रोवाइड लेंस थ्रू विच वी सी एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। जो कल्चर जो है वो एक तरीके से लेंस प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम लोग नई दुनिया को देखते हैं और समझते हैं। वॉट इज वैल्यूड इन वन कल्चर में नॉट बी अनदर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कल्चर जो है हर किसी का डिफरेंट होता है। मान लीजिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है किसी कल्चर में तो वो दूसरे कल्चर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। लर्निंग इज टाइड टू द कल्चर एंड सिचुएशन वेयर इट इज वॉज लर्न। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन कल्चर में जो है वो कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ बातें सीखते हैं या फिर सिचुएशन को डील करते हैं। वहीं यूरोपियन कल्चर में ये सब नहीं है कास्ट सिस्टम, तो वो लोग अपना पर्सपेक्टिव जो है उनका डिफरेंट होता है चीजों को समझने का, देखने का। नेक्स्ट, यहाँ पे तीन वर्ड यूज किए गए हैं, तीन टर्मिनोलॉजी है, सोशियो कल्चरल, सोशियो हिस्ट्रिक और सिटुएटिव। तो यहाँ पे जिन लेव वाइगोट्स्की जब थ्योरी आएगी तो क्वेश्चन में किसी भी डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी का यूज किया जा सकता है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर सोशियो कल्चरल है तो भी हम समझ जाएंगे लेव वाइगोट्स्की से रिलेटेड है, सोशियो हिस्टोरिक हो या फिर सिटुएटिव हो। इनको समझ लेते हैं। सोशियो कल्चरल, लर्निंग इज सोशल प्रोसेस टाइड टू एंड ड्रिवन बाय स्पेसिफिक कल्चर। कल्चर की बात हो रही है। सोशियो हिस्ट्रिक, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस टाइड टू एंड ड्रिवन बाय आर स्पेसिफिक हिस्ट्री यानी कि कल्चर। एंड सिटुएटिव, लर्निंग इज टाइड टू कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, जो कि कल्चर से ही रिलेटेड है, वेयर इट वाज लर्न। आगे लेव वाइगोट्स्की ने अपने कुछ की आइडियाज दिए, वो था जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब हुआ बच्चे के आसपास वो सभी लोग जो उससे ज्यादा जानते हैं। वो कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर टीचर हो सकते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब वो हुआ बच्चे के आसपास वो सभी लोग जो उस बच्चे से ज्यादा जानते हैं या फिर एक्सपीरियंस रखते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब मोर नॉलेजेबल अदर क्या है? लर्निंग इज एसिलेटेड थ्रू द लर्नर वर्किंग विद और द टीचिंग ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये बच्चा है और ये बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से
इतना कुछ जानता है, व्हाट आई कैन डू। अब अगर आप जीन पियाजे के थ्योरी को देखें तो उसमें क्या है, वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव डिस्कवरर है या फिर लर्नर है। बच्चा अपने आप सीखता जाता है जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करते जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने से कुछ नहीं होगा। अपने से कितना सीख लेगा? अकेले वो अपने से कुछ नहीं सीख पाएगा जब तक कि मोर नॉलेजेबल अदर उसको सपोर्ट ना करे, थोड़ा सा धक्का ना लगाए। अब यहाँ पे बच्चा मान लीजिए उसने एक्सपीरियंस गेन किया और इतना पार्ट वो सीख पाया, व्हाट आई कैन डू, इतना वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही मोर नॉलेजेबल उसके पास आते हैं तो उसके सीखने का जो एरिया है वो इतना बढ़ जाता है सपोर्ट की हेल्प से। इसी जो सेकंड सर्कल जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है जो कि किसकी हेल्प से आया है? मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से आया है। और वो कौन है? पेरेंट्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं या फिर टीचर हो सकते हैं। और इसके बाहर का एरिया जो है वो उसकी कैपेसिटी से बाहर की चीज है। वोट आई कांट डू, चाहे मोर नॉलेजेबल अदर कितना भी कोशिश कर ले, ये एरिया वो अचीव नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है तो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जेडपीडी और मोर नॉलेजेबल अदर्स। नेक्स्ट है चैलेंज इज इंपॉर्टेंट टू लर्निंग। यानी कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे के सामने हमें चैलेंजेस रखने होंगे, चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स। जब जब वो प्रॉब्लम्स में फंसेगा तब तब उसकी लर्निंग जो है बहुत अधिक होगी। लर्निंग हैपेंस बेस्ट विद इन आर जेडपीडी। जो जेडपीडी है उसको अचीव कर पाएगा अगर उसके पास हम लोग प्रॉब्लम्स रखेंगे। और मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो हमेशा जानते हैं कि क्या चीजें बच्चे को चैलेंज कर सकती हैं या फिर उसको प्रॉब्लम अच्छी लग सकती हैं। आगे है लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को लीड करता है। लर्निंग पुशेस अस टुवर्ड्स मोर एडवांस कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट, एडल्ट शेयर मीनिंग दे अटैच टू ऑब्जेक्ट इवेंट। अब जो एडल्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट से मीनिंग जो है शेयर करते हैं बच्चे के साथ। अब वो जो जिस भी कल्चर में है उस कल्चर के अनुसार उस बच्चे को वो मीनिंग समझाते हैं। एडल्ट शुड डिस्क्राइब डिस्कवरीज ऑफ प्रीवियस जनरेशन, हेल्प कनेक्ट चिल्ड्रन टू देयर हिस्ट्री। ऐसा हमें करना चाहिए। वी डोंट हैव टू डिस्कवर व्हाट दोज बिफोर अस हैव लर्न। अब इससे क्या है कि हमारा टाइम बचेगा। हमें जरूरत नहीं है कि जो डिस्कवर हो चुका है उसको दोबारा से शुरू से डिस्कवर करने की जरूरत है। जीन पियाजे ने कहा था कि भैया वो बच्चा जो है वो डिस्कवरी कर करके सीखेगा। लेकिन लेव वाइगोट्स्की के अनुसार हर चीज को डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले से डिस्कवर हो चुकी है। हमें बस वो नॉलेज बच्चे के साथ शेयर कर देना है। कल्चर शेप्स आवर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग इज बोथ सोशल एंड कल्चरली बेस्ड एंड टाइड टू सिचुएशन वेयर इट वाज लर्नड। जो लर्निंग है वो सोशल और कल्चरल बेस्ड होता है और उसके साथ सिचुएशन भी जुड़ी रहती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है थॉट एंड लैंग्वेज का। इसको समझने की बहुत जरूरत है। फॉर एडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन थॉट्स एंड लैंग्वेज आर क्लोजली कनेक्टेड। सेपरेट फंक्शन फॉर बेबीज टोडलर्स, लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेट नो थॉट। अब इसका मतलब समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। अब मैं आपको कहूं कि कोई बात सोचिए, तो क्या आप सोच पाएंगे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती? नहीं, हम लोग नहीं सोच पाएंगे अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती। हमें थिंकिंग करने के लिए, थॉट लाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है। यानी हमारा थॉट जो है वो बनेगा किसके सहारे? लैंग्वेज के सहारे। अब यहाँ पे जो एडल्ट हैं और ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं वो लैंग्वेज, उनका थॉट और लैंग्वेज जो है वो आप काफी ज्यादा आपस में कनेक्टेड रहता है। सेपरेट फंक्शन फॉर बेबीज टोडलर, लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेट नॉट थॉट। अब मान लीजिए बच्चा जो है वो जो जन्म लेता है उसके पास तो कोई लैंग्वेज नहीं है, तो क्या वो सोच नहीं पा रहा है? अब इसके बारे में ये क्या कहते हैं, उस वक्त जो बच्चा है वो अपने लैंग्वेज का यूज करता है। शुरुआत में लैंग्वेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब लैंग्वेज आएगी तो वो सोचने के लिए अभी परिपक्व नहीं है। उस लैंग्वेज का यूज वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? कम्युनिकेशन के लिए। थॉट एंड लैंग्वेज इंटरवाइंड अराउंड 2 ईयर्स तक ये आपस में इंटरवाइन रहते हैं। एंड सेल्फ टॉक इमर्जेस टू गाइड चाइल्ड थ्रू ए टास्क। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सेल्फ टॉक का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक का मतलब क्या हुआ? बच्चा जब खुद लैंग्वेज सीख लेता है तो उसके पास अभी थॉट नहीं आता है। वो उसका यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करता है? कम्युनिकेशन के लिए। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो बोल बोल कर चीजों को करते हैं। अच्छा तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, अब मुझे ये खोलना है, अच्छा ये गिर जाएगा। एक्चुअली में वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वो अपने जो भी काम है उसको डायरेक्शन देने के लिए, अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए करते हैं। यही है सेल्फ टॉक। आगे है सेल्फ टॉक टर्न्स इनटू इनर स्पीच।
अब ये जो सेल्फ टॉक है बोल बोल के करना, वो कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। इसी को हम लोग इनर स्पीच कहते हैं। अब ये इनर स्पीच जो है यहाँ पे जो डेवलप हो गई है, ये अब थॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेंटली गाइडिंग वन सेल्फ। अब यहाँ पे जो सेल्फ टॉक है वो बंद हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनर स्पीच में। इनर स्पीच आते ही अब वो क्या करेगा, थिंकिंग करना शुरू कर चुका है। A culture, a culture's language is tool passed on a new generation, culture and history connection. आगे है प्ले अलो चिल्ड्रन टू कोग्निटिवली स्ट्रेच देमसेल्व्स। यहाँ पे प्ले का काफी ज्यादा यानी खेल का काफी ज्यादा महत्व बताया है। इन प्ले ए चाइल्ड ऑलवेज बिहेव बियॉन्ड हिज एवरेज एज। खेल में बच्चा जो है अपने एवरेज एज से कहीं ज्यादा बिहेव करता है। अबोव हिज डेली बिहेवियर। प्ले इज वैल्यूएबल ट्रेनिंग फॉर एडल्ट वर्ल्ड कल्चर। प्ले इज ऑफन सोशल इन नेचर एंड ईच कल्चर डिटरमाइंस व्हाट इज एक्सेप्टेबल प्ले। अब जैसे गेम जो भी होता है या फिर खेल जो भी है, वो एक सोशल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि गेम में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे और उसमें कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर कोलैबोरेशन की भावना भी रहेगी, जो कि हमें सिखाएगा कि दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके कैसे खेलना है। इसीलिए यहाँ पर गेम जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और हर कल्चर का अपना एक गेम होता है। आपने अपने दोस्तों के बीच में देखा होगा कि कई बच्चे जो हैं अलग टाइप के गेम जानते हैं जो कि आप नहीं जानते, वो उनके कल्चर को शो करता है और आपका गेम आपके कल्चर से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे टर्म दिया गया है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है कि बच्चा जो है इतना कुछ जान रहा था, लेकिन मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से वो इस लेवल को अचीव कर पाया। इसी हेल्प को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हेल्प को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है सहारा। बच्चे को सहारा दिया जाता है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा टू अचीव हिज जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। गाइडेंस और स्ट्रक्चर the more knowledgeable other provides to help the learner perform task in her ZPD. Scaffold should be used until learner has internalized behavior then fade away. हमें स्कैफोल्ड का इस्तेमाल तब तक करना चाहिए जब तक बच्चे ने वो बिहेवियर इंटरनलाइज्ड ना कर लिया हो, पूर्ण रूप से सीख ना लिया हो। नहीं तो वो जो बिहेवियर है वो वापिस से खत्म हो जाएगा। जो हमने जेडपीडी उसको अचीव करने में हेल्प किया था, तो वो दोबारा से वापिस इसी सर्कल पर आके बैठ जाएगा। एग्जाम्पल जो है स्कैफोल्डिंग के वो स्कूल में कुछ इस प्रकार से है, आउटलाइन करना, गाइडलाइंस देना, चेकलिस्ट, हिंट, गाइडिंग क्वेश्चंस, रिमाइंडर्स, स्ट्रेटजीज, प्लान्स, मॉडलिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग टूल्स लाइक कैलकुलेटर टेक्नोलॉजी और फीडबैक, अटेम्प्ट टू फोकस अटेंशन एंड मोटिवेट। हम लोगों ने सीख लिया जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर्स तीनों को। आइए आगे। नेक्स्ट थ्योरी है जेरोम ब्रूनर की। जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। डिस्कवरी लर्निंग, ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रखते हैं। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फोकस्ड ऑन स्कूलिंग इन ब्रूनर 1950। ब्रूनर बिलीव्ड इन रोल पर्पस and method of education should reflect the value of society. Influenced by Vygotsky से influence थे and the social constructivist approach to learning. Brunner was interested in how context and culture influenced learning. ये कहीं ना कहीं वाइगोट्स्की से इन्फ्लुएंस थे और उनकी थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को ही अपनाते थे और ये भी कॉन्टेक्स्ट और कल्चर को अधिक महत्व देते थे। इस इनकी थ्योरी में 3 मोड्स ऑफ लर्निंग इन्होंने दिया है। वो कौन-कौन से हैं? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत है। इसी स्टेज के बारे में पूछा जाता है। इनएक्टिव क्या है? इनएक्टिव का मतलब है एक्शंस, यानी जो बच्चा है शुरुआत में एक्शंस के माध्यम से सीखता है। इसे हम लोग मसल मेमोरी कहते हैं। ए बेबी रिमेंबर्स हाउ टू शेक ए रैटल। रैटल मतलब झुनझुना, झुनझुना। एडल्ट हाउ टू टाइप और ड्राइव ए कार। ये हमारी मसल मेमोरी होती है, इसमें अधिक दिमाग नहीं लगता है। टाइपिंग जब करने लगते हैं तो अपने आप ही वो मसल मेमोरी बन जाती है और आप फास्ट टाइप करते हैं बिना कुछ सोचे, उसमें अधिक दिमाग नहीं लगता है। उसी तरीके से जो बच्चा है स्टार्ट में झुनझुना बजाना सीखता है, उसमें दिमाग नहीं लगाया जाता है। आगे है आइकॉनिक, इमेजेस एंड पिक्चर्स। आइकॉनिक स्टेज में कैसे सीखता है बच्चा? इमेजेस और पिक्चर्स के माध्यम से। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज मेंटल पिक्चर्स, दिस इज व्हाई डायग्राम एंड इमेजेस आर यूजफुल टू लर्निंग। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को किताब जो मिलती है उसमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स दी होती है, या फिर वो वर्णमाला भी सीखते हैं तो अ से अनार और अनार की इमेज जो है वो बनी रहती है, सभी चीजों की वो इमेज बनी रहती है। इस स्टेज में बच्चा जब तक कि कॉन्क्रीटली ऑब्जेक्ट को देख ना ले या उसकी पिक्चर को देख ना ले, उसे समझ नहीं आएगा कि वो सीख क्या रहा है। आगे जब स्टेज फर्दर बढ़ता है तो नेक्स्ट स्टेज है सिंबॉलिक।
इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज ए कोड, सिंबल्स एंड लैंग्वेज। कोड क्या है? कोड हो गया ABCD, ये भी एक कोड है, और 1 2 3 4 ये सब कोड है। एक्चुअल चीजों को ये नहीं दर्शाता है, ये बस हमने कोड या फिर सिंबल या फिर लैंग्वेज बना ली है अपनी सुविधा अनुसार। सिंबल्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट दे कैन बी मैनिपुलेटेड, ordered and classified. They can also be used to describe and explain abstract information that cannot be explored through the inactive and iconic mode. ये जो है abstract mode में हम लोगों को पढ़ने में मदद करता है, जो कि inactive और iconic mode में नहीं हम लोग सीख सकते हैं। तो इनकी स्टेजेस थी inactive, iconic और symbolic। नेक्स्ट स्टेज, इन्होंने बच्चों की लर्निंग के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे चाइल्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। चाइल्ड और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है कि कोई भी टीचिंग करनी है तो चाइल्ड को सेंटर मान कर ही सारी टीचिंग या फिर प्रैक्टिसेस होंगी। हम लोग टीचर ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं उस केस में चाइल्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले चाइल्ड को समझना होगा, उसके बाद ही सारा करिकुलम बनाया जाएगा, उसी के अनुसार बनाया जाएगा। यही है चाइल्ड सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें डिस्कवरी लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड रेसिप्रोकल लर्निंग। डिस्कवरी कर कर सीखना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, इंक्वायरी करता रहेगा बच्चा, पूछता रहेगा। रेसिप्रोकल का मतलब ए बी को सिखाएगा और बी ए को भी सिखाएगा, ये हुआ रेसिप्रोकल लर्निंग। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर का रोल क्या रहेगा? फैसिलिटेटर का। पहले क्या सोचते थे टीचर कि बच्चा जो है वो खाली दिमाग के साथ स्कूल में आता है और हम जो है महान ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं, बच्चे के अंदर सारा इंफॉर्मेशन हम ही को भरना है, खाली दिमाग में हम लोग भर देंगे। ये हुआ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। लेकिन टीचर का काम ये नहीं है, टीचर का काम जो है फैसिलिटेटर का है। बच्चा जो है वो डिस्कवरर है, अपने आप सीख सकता है, एक्टिव लर्नर है। हमारा काम है बस उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो खुद सीख सके। बच्चा जो है उसका दिमाग बच्चे जैसा होता है, लेकिन वो सोचता बिल्कुल बड़े की तरह ही है। रोल इज गाइडिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न रेदर देन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं कर देना है, हमें उस बच्चे के लिए गाइड करना है, उसको सीखने में मदद करना है। इसी के माध्यम से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है और हमारा प्रोसेस जो हेल्प करने का होता है उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एजुकेशन इज शेप्ड बाय सोसाइटी, एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के द्वारा शेप की जाती है। अलाइनमेंट विद वैल्यूज एंड बेनिफिट सिस्टम। इस थ्योरी में इतना ही, आइए नेक्स्ट थ्योरी को समझते हैं। एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इनकी थ्योरी जो है वो पर्सनैलिटी पर बेस्ड थी ज्यादा से ज्यादा। आइए इसको समझते हैं। एरिक एरिक्सन, irregular work in Europe without an identity adjustment issue school, take a job as a teacher for children of Freud's patient। जो सिगमंड फ्राइड थे उनके पेशेंट जो थे उनके बच्चों के लिए काम करते थे। ट्रेड इन साइको एनालिसिस। एरिक्सन इज ए फ्रूडियन ईगो साइकोलॉजिस्ट, ही एक्सेप्ट फ्रूड आइडियाज एज बेसिकली करेक्ट। इनको लगता था कि जो फ्रूड हैं उनके जो आइडियाज हैं वो करेक्ट है। डेवलपमेंट ही सेज फंक्शन बाय एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एनवायरनमेंट प्लस में जीन्स जो है वो आपके डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका मतलब यही हुआ। एपिजेनेटिक का मतलब हुआ एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जीन से रिलेटेड वो आपके डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं आगे। एरिक एरिक्सन ने अपने थ्योरी में लगभग 8 स्टेजेस का जिक्र किया, वो इस प्रकार से है। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वर्स टू फर्स्ट ईयर। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन और रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब हम लोग डिटेल से देखते हैं कि इन्होंने ये साइको सोशल क्राइसिस वाली स्टेज जो है वो किस आधार पे दी। आइए समझते हैं। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल जो कि हमने जाना एनवायरनमेंट और जीन से रिलेटेड है, जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी डेवलप थ्रू ए प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ आवर पर्सनैलिटी इन 8 स्टेजेज। 8 स्टेजेज में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग तरीके से डेवलप करती है और डेवलपमेंट जो है उसको प्रभावित करता है। आवर प्रोग्रेस थ्रू ईच स्टेज इज इन पार्ट डिटरमाइंड बाय आवर सक्सेस और लैक ऑफ सक्सेस इन द ऑल प्रीवियस स्टेजेस। यानी कहते हैं कि आप जब एक स्टेज में जाएंगे वहां पे आपको या तो सक्सेस मिलेगी या फिर आप अनसक्सेसफुल रहेंगे आपके एनवायरनमेंट में जैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं उसकी वजह से, और वो फिर आपको आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। सक्सेसफुल होंगे तो अलग तरीके से आप चीजों को देखेंगे और अनसक्सेसफुल होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अलग तरीके से बिहेव करेगी। ईच स्टेज इन्वॉल्व सर्टेन डेवलपमेंट टास्क दैट आर साइको सोशल इन नेचर।
हर स्टेज में कुछ डेवलपमेंट टास्क होंगे जो कि साइको सोशल होंगे नेचर में। ईच स्टेज हैज ए सर्टेन ऑप्टिमल टाइम एज वेल। ये टाइम बाउंड भी होता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा कि जो हर एक स्टेज है उसका अपना टाइम पीरियड है। इफ ए स्टेज इज मैनेज्ड वेल वी कैरी अवे ए सर्टेन वर्च्यू और साइको सोशल स्ट्रेंथ। अगर आपका जो सक्सेसफुल रहता है, मैनेज वेल कर लेते हैं आप अपने स्टेज में, तो एक वर्च्यू डेवलप होता है। इस वर्च्यू को स्ट्रेंथ भी कहते हैं, या फिर कहें तो साइको सोशल स्ट्रेंथ होता है, जो आगे आपकी मदद करता है आपके जीवन में। ऑन द अदर हैंड इफ वी डोंट डू वेल वी मे डेवलप मेल एडेप्टेशन। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आप मेल एडेप्टेशन या फिर मेलिग्नेंस को डेवलप कर लेते हैं, जो कि आप एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है आपके जीवन का। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी सजेस्ट पेरेंट्स आल्सो डेवलप विद द अराइवल ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि पेरेंट्स जब माता पिता बनते हैं तो ये बात भी उनको प्रभावित करती है। आइए बारी बारी एक एक स्टेज को समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब बच्चा बर्थ लेता है, बर्थ से 1 साल तक, तो वो अपने पेरेंट्स के प्रति या तो ट्रस्ट डेवलप करेगा या तो मिसट्रस्ट डेवलप करेगा। किस आधार पर? जिस आधार पर उसको पेरेंट्स के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। अगर ट्रीट अच्छे से किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, उसको लाड प्यार या फिर जो भी उसकी नीड है उसको पूरा किया जा रहा है, तो वो ट्रस्ट डेवलप करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो मिसट्रस्ट डेवलप कर लेगा। इफ पेरेंट्स आर अनरियलेबल एंड इनएडिक्वेट इफ दे रिजेक्ट इन्फेंट मिसट्रस्ट डेवलप। अगर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं या ठीक से उसको प्यार मोहब्बत नहीं कर पाते तो वो मिसट्रस्ट डेवलप करेगा। और अगर केयर गिवर्स जो है वो बढ़िया से उसकी नीड को पूरा कर लेते हैं तो वो ट्रस्ट डेवलप कर पाएगा। ओवर प्रोटेक्शन आल्सो लीड टू सेंसरी मेल एडजस्टमेंट। अगर ओवर प्रोटेक्शन भी कर दिया हमने, ज्यादा उसको लाड प्यार कर दिया, दुलार ज्यादा कर दिया, तो वो मेल एडजस्टमेंट होगा, जैसे कि लड़ाई करना, ज्यादा लड़ने लगेगा। ओवर डिस्ट्रस्ट लीड टू विदड्रॉन इवन पैरानोइया। ज्यादा उसको छोड़ भी नहीं देना है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। इफ द प्रॉपर बैलेंस इज अचीव्ड द चाइल्ड विल डेवलप द वर्च्यू होप। यहाँ पे साइको सोशल जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी होप की। यानी कि बच्चा अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम भी आती है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है लाइफ में, तो उसको ट्रस्ट रहेगा, ठीक है एट द एंड मेरे पेरेंट्स जो है वो संभाल लेंगे, बातों को संभाल लेंगे। ये था पहला स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जितने भी स्टेजेस हैं आपको उनका नाम याद रखना होगा और किस एज के अनुसार वो हो रहा है ये याद रखने वाली बात है। और जो साइको सोशल स्ट्रेंथ जो एसोसिएटेड है वो बात याद रखने की योग्य है। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एज देकर पूछा जाएगा ये कौन से स्टेज है, या फिर इस ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में जो साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी होप। आइए नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इस स्टेज में क्या है, ऑटोनॉमी का मतलब हुआ स्वयं से चीजों को समझना या फिर आगे बढ़ना, और सेम का मतलब हुआ कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के ऊपर डाउट है। ये टाइम पीरियड रहता है 1 to 2 years के लिए। लर्निंग टू डू थिंग्स फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ना। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे कि टॉयलेटिंग ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। ईच नो इज a sign of assertion. Little shame and doubt is only inevitable but beneficial without if you will develop the maladaptation tendency Erikson calls impulsiveness. Excessive shame and doubt leads to compulsiveness. The compulsive person feel as if there is entire being rights on everything they do, everything must. यहाँ पे जो आपका साइको सोशल वर्च्यू है या फिर स्ट्रेंथ जो है वो कौन सी डेवलप होगी, वो होगी विल पावर। इस स्टेज में आप लोग बस ये याद रखिए कि स्टेज 2 जो है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। अगर सक्सेसफुल होगा तो ऑटोनॉमी आएगी, और अगर अनसक्सेसफुल रहा तो सेम और डाउट में बच्चा चला जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस बन गया तो उसका जो स्ट्रेंथ है साइको सोशल वो डेवलप होगा विल पावर। नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पे सक्सेसफुल होने पे इनिशिएटिव आएगा, और गिल्ट का मतलब है खुद पर भरोसा ना होना और गिल्ट में चले जाना। इनिशिएटिव का मतलब हुआ शुरुआत करना या फिर आरंभ करना, इनिशिएट करना। ये रहता है 3 से 5 साल के लिए। अगर बच्चे की नीड इसमें पूरी होती है तो वो इनिशिएटिव लेगा चीजों को करने में, और गिल्ट रहेगा तो वो कुछ काम को करने में हिचकेगा या फिर डरेगा। इसमें जो साइको सोशल स्ट्रेंथ जो डेवलप होगी वो हम लोगों के पास होगी, वो होगी पर्पस। पर्पस यानी उस स्टेज में बच्चा पर्पस ढूंढ सकता है कि अपने लिए वो काम को शुरू करे। अगर पर्पस नहीं मिलेगा तो वो गिल्ट में चला जाएगा। और इसका साइको सोशल जो स्ट्रेंथ है वो मैंने बताया पर्पस, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है कॉम्पिटेंस या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इसमें जो 6 साल तक के लिए है ये,
और इसमें क्या है, चाइल्ड कंप्लीट टास्क देमसेल्फ, सेंस ऑफ सक्सेस, अगर खुद से कंप्लीट कर लेते हैं टास्क को, उनके अंदर सक्सेस की भावना डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कंपैरिजन विद अदर, फेलियर और कॉम्पिटेंसी लीडिंग टू सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, अगर वो फेल हो जाते हैं बार बार तो उनके अंदर एक इंफीरियरिटी की भावना आती है। इस स्टेज पर हमें बच्चों को सिखाना होगा कि फेल होना ये भी सक्सेस का पार्ट है और उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, तभी वो आगे जाके खुद पे कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे। और इसमें जो कॉम्पिटेंस, इसमें जो वर्च्यू आएगा यानी साइको सोशल स्ट्रेंथ जो डेवलप होगा वो होगा कॉम्पिटेंसी। क्या होगा? कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन। इस स्टेज जो रहता है ये टीन से रहता है, यानी कि 13 टू लेके 20 ईयर्स तक। इसमें बच्चा जो है खुद की आइडेंटिटी को डिफाइन कर पाता है, वो समझ पाता है कि कौन हूँ मैं कौन हूँ, ये आइडेंटिटी मैं एक्चुअली में क्या है, वो सोसाइटी का कौन सा मेंबर है, सोसाइटी में उसका रोल क्या है, फैमिली में उसका रोल क्या है, क्लास में उसका रोल क्या है, वो इस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वो आइडेंटिफाई कर पाता है तो उसी तरीके से अपना डेवलपमेंट करता है, और अगर नहीं ढूंढ पाता तो वो रोल कंफ्यूजन में रहता है कि मेरा रोल इस दुनिया में है क्या। कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिटी मीन्स डिफाइनिंग हु यू आर, व्हाट योर वैल्यू, विच डायरेक्शन यू चूज टू परस्यू इन लाइफ। आपको लाइफ में क्या परस्यू करना है। इसी एज में बच्चे जो है वो समझ पाते हैं कि मुझे लाइफ में बनना क्या है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे नेता बनना है, कि क्या बनना है। तो ये स्टेज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और इसमें जो आपका वर्च्यू जो डेवलप होगा, साइको सोशल स्ट्रेंथ जो डेवलप होगा, वो होगा फिडेलिटी, वो होगा फिडेलिटी। नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब हुआ अपने अपोजिट सेक्स के प्रति प्यार मोहब्बत को ढूंढना, और आइसोलेशन का मतलब हुआ एकदम एकांतपन, अकेलापन। इस स्टेज में बच्चे जो हैं या फिर जो यंग है वो अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढते हैं, उनके प्रति चाहते हैं कि हमें प्यार मोहब्बत मिले, इस प्रकार की भावना उनमें रहती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो एकांतपन में चले जाते हैं। और इसमें जो आपका वर्च्यू जो डेवलप होगा वो होगा लव। साइको सोशल स्ट्रेंथ जो डेवलप होगी वो डेवलप होगा लव। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज नंबर 7, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब रीचिंग आउट टू अदर्स फॉर सर्विंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी अपने काम से इतना आगे निकल जाना कि सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना। कमिटमेंट टू चिल्ड्रन, चाइल्ड रियरिंग प्रोसेस, वेलबींग ऑफ कम्युनिटी इमर्ज, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए सोचना। और अगर इसमें वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, फेल अगर हो जाते हैं, तो वो स्टेग्नेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं, सिर्फ अपने लिए सोच पाते हैं थोड़ा बहुत। और इसमें जो आप लोगों का वर्च्यू जो डेवलप, केयर, आप लोग देखते हैं कि कई जो लोग होते हैं काफी केयरिंग होते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो केयर नहीं करते दूसरों की, उतना इन्वॉल्व नहीं रहते, इसी वजह से ऐसा होता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। नेक्स्ट स्टेज, जो लास्ट स्टेज है वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि इस स्टेज में जितना भी हमने लाइफ में अचीव किया है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हमने एक्चुअली में क्या किया है। अगर उनको लगता है कि हमने ठीक ठाक काम किया है, हमने ठीक ठाक अचीव कर लिया है, तो वो हैप्पी रहते हैं। और अगर वो लोग ये पाते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए या फिर मैंने लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया, तो वो डिस्पेयर में चले जाते हैं। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्राइसिस है, साइको सोशल क्राइसिस है, क्राइसिस आ जाता है, और ये सक्सेसफुल है। कमिंग टू टर्म विथ वंस लाइफ, इवेल्युएशन ऑफ लाइफ इवेंट्स डिसीजन टेक प्लेस। इस स्टेज में अपनी लाइफ इवेंट के जितने भी डिसीजन है उनका इवेल्युएशन किया जाता है। और इसमें जो आप लोगों का वर्च्यू या फिर कहें साइको सोशल जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है वो होता है विजडम। तो ये थे एरिक एरिक्सन के साइको सोशल स्टेजेस। आप लोगों को इसका एज के अकॉर्डिंग ये जो भी नाम है इनके स्टेज के वो नाम याद रखने होंगे, और जो इसमें एक वर्च्यू डेवलप होता है, वर्च्यू या फिर मैं इसको साइको सोशल स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, उसको आप लोगों को याद रखना होगा। ये चीजें बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट, अब साइको सोशल थ्योरी का क्या क्रिटिक है, पहले इसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। ये पहला ऐसा डेवलपमेंट थ्योरी था जो पूरे लाइफ स्पैन को क्रॉस कर रहा था या फिर कवर कर रहा था। फॉर एग्जांपल आपने जीन पियाजे का देखा, लेव वाइगोट्स्की का देखा, ये लोग कहीं ना कहीं मतलब बच्चों के जब तक पढ़ाई होती है एडल्टहुड तक ही ये लोग उसको कवर कर पा रहे थे। लेकिन ये जो था ये बिल्कुल लास्ट तक जाके लाइफ स्पैन पूरे उन सब के लिए इन्होंने स्टेजेस दिए। लॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ लाइफ स्टेजेस था। वीकनेस थी कि द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई डेवलपमेंट अकर्स, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि डेवलपमेंट जो है वो क्यों होता है। इस थ्योरी में इतना ही। आइए नेक्स्ट थ्योरी को अब समझते हैं।
नेक्स्ट थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। इनकी कोर फिलोसफी है आर बिहेवियर इज ड्रिवन बाय आर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब हुआ कि वो सब बातें जो हम नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसको फील कर सकते हैं। डिटर्मिनिज्म एवरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बिफोर 5 डिक्टेट एडल्ट पर्सनैलिटी। इनका कहना है कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं वो एक्चुअली एडल्ट पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करते हैं। लिबिडो, लिबिडो वर्ड यूज किया है इन्होंने बार बारी। लिबिडो का मतलब क्या है? ये लाइफ फोर्स है और सेक्सुअल एनर्जी है जो कि हमारे डेवलपमेंट को ड्राइव करती है। लिबिडो वर्ड बार बार पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये एक लाइफ और सेक्सुअल एनर्जी है जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं। आगे है लेवल ऑफ अवेयरनेस। इन्होंने 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस बताए हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब हुआ वो सब इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है जिनको आप तुरंत याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि आपका नाम क्या है तो आप तुरंत बता सकते हैं, फोन नंबर क्या है तुरंत बता सकते हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड में है। फिर आता है प्री कॉन्शियस। ये वो सब इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता है लेकिन इनको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपने कल रात को क्या खाया था, आप तुरंत तो नहीं बता पाएंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे तो शायद आपको याद आ जाए। ये वाला इंफॉर्मेशन जो है आपके प्री कॉन्शियस माइंड में है। तीसरा है अनकॉन्शियस। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप चाहकर भी याद नहीं कर सकते या फिर चाहकर भी इसको आप मेमोराइज नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके बिहेवियर को, आपके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करता है, ये अनकॉन्शियसनेस। ये देखिए ये कॉन्शियस वाला है। ये आइसबर्ग इन्होंने दिया था, आइसबर्ग फिलोसफी भी इसको बोलते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ये कॉन्शियस वाला पार्ट है जो यहाँ पे जो बर्फ का पहाड़ है ये पानी के ऊपर है। और प्री कॉन्शियस है, ये थोड़ा पार्ट है जिसको आप अचीव कर सकते हैं नीचे तैर के। लेकिन ये अनकॉन्शियस वाला जो पार्ट है इसको आप कभी भी वापस से डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है जो दूसरे तरीके से दिखाई देता है, दूसरे बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिख जाता है। आइए आगे चलते हैं। फर्स्ट इज कॉन्शियस, करंट कंटेंट ऑफ योर माइंड दैट यू एक्टिवली थिंक। ये है कॉन्शियस का पार्ट। व्हाट वी कॉल वर्किंग मेमोरी, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इजीली असेस्ड ऑल द टाइम, आसानी से इसको हम लोग असेस कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस है कंटेंट ऑफ द माइंड यू आर नॉट करंटली अवेयर। अभी आप करंटली अवेयर नहीं है लेकिन थोड़ा सा जोर लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। थॉट्स, मेमोरीज, नॉलेज, विशेज और फीलिंग्स जो है इसका पार्ट है। अवेलेबल फॉर इजी एसेस व्हेन वी नीडेड, हमें जब चाहिए तब हम इसको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस, कंटेंट्स कीप आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। आपके कॉन्शियस अवेयरनेस से ये दूर रहते हैं। नॉट एक्सेसिबल एट ऑल, आप चाह के भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोसेसेस दैट एक्टिवली कीप दिस थॉट्स फ्रॉम अवेयरनेस, ये प्रोसेस है कि ये जो थॉट्स है ये आपके अवेयरनेस से दूर रहता है, ये है अनकॉन्शियसनेस। आगे नेक्स्ट है लेवल ऑफ ह्यूमन माइंड। सिगमंड फ्राइड ने ह्यूमन माइंड के कुछ लेवल दिए हैं। आइसबर्ग एनालॉजी हमने पिछले स्लाइड में देखा। अब देखते हैं ये ह्यूमन माइंड के 3 लेवल कौन कौन से हैं। ये है ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड क्या है? ये प्लेजर सीकर होता है और जब बच्चा जब बोर्न होता है तो इसके पास ये वाला प्रिंसिपल बहुत ज्यादा होता है। उसका कहना है आई वॉन्ट इट नाउ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो उसको चाहिए ही, वो रोएगा, चिल्लाएगा। वो इसको ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स का मन है कि नहीं दिलाने का, पापा के पास पैसे हैं कि नहीं। अगर वो चुराना चाहे तो भी चुरा लेगा लेकिन वो उसको खाएगा। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचेगा कि क्या गलत है क्या सही है। नेक्स्ट है ईगो द रेफरी। ये एक प्रकार का रेफरी है, ये बैलेंसिंग एक्ट प्रोवाइड कराता है ईड और सुपर ईगो के बीच में। ये बार बार पूछा जाता है हु प्रोवाइड द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, तो आंसर रहेगा ईगो। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि रियलिटी को देखकर चेक करके फिर उसके बाद बिहेव करता है। बैलेंसिंग द डिमांड ऑफ ईड एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट है सुपर ईगो द मोरल जज। ये काफी मोरली सही रहता है। फॉलोज द मोरालिटी प्रिंसिपल, इंटरलाइज्ड रूल्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी। ये जो रूल पेरेंट्स और सोसाइटी ने उसको बताए हैं वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करता है। अब एक एग्जांपल से इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि मान लीजिए एक शॉप है और उस शॉप के काउंटर पर 3 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब आप वहां से गुजर रहे हैं तो आपका ईड कहेगा कि चलो भैया इसको चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका प्लेजर सीकर वाला प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हावी आपके ऊपर अगर हो गया तो आप इसको चुरा के भाग जाएंगे। लेकिन जो सुपर ईगो होगा कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत हुआ, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हम गलत काम नहीं करेंगे, ये हुआ सुपर ईगो। लेकिन जो रेफरी है ईगो, वो क्या कहेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मम्मी बीमार है, उनका इलाज कराना है, तो मुझे ये पैसे ले लेने चाहिए, तो वो ले लेगा। तो ईगो ने देखा कि हमें जरूरत है कि नहीं है,
क्या सही है क्या गलत, वो एनालिसिस करके उसने उसके ऊपर ये जजमेंट लिया। सुपर ईगो पूरा मोरली रहेगा कि नहीं, चाहे मम्मी को कुछ भी हो जाए मैं चोरी नहीं करूंगा। ईड क्या है कि वो बस चुरा के भाग जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं सोचेगा। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो सिगमंड फ्राइड ने कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए हैं। ये है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। इनके टाइम पीरियड आप लोग देख सकते हैं। आइए इनको हम लोग बारी बारी समझते हैं। पहला स्टेज जो है वो है ओरल स्टेज, जो इन्फेंसी से और टोडलरहुड तक रहता है। ओरल ये एक बॉडी पार्ट है, जितने भी इनके स्टेजेस हैं वो एक बॉडी पार्ट पर कंसंट्रेटेड करते हैं, और कहना है कि उस बॉडी पार्ट पे सेक्सुअल एनर्जी जो है उस वक्त काफी ज्यादा प्रिवेल रहती है, काफी हाई रहती है। इसमें इरोजनस जोन इज माउथ। ओरल का मतलब हुआ माउथ। इसमें बच्चे को अच्छा लगता है सकिंग और बाइटिंग करके, और इसी के माध्यम से आगे वो चीजें सीखता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एनल स्टेज। एनल स्टेज का मतलब हुआ इस स्टेज में बच्चा जो है वो पोटी करके थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील करता है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। एनल स्टेज जो रिलेटेड है वो पोटी वाले पार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज 3, द फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो है ये जेनिटल वाले पार्ट से रिलेटेड है। इसमें जो बच्चे जो हैं वो जेंडर डिफरेंसेस कर पाते हैं। ये वाला स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और दूसरा ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। आइए इन दोनों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पहले है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ये किन के लिए रहता है, ये बच्चों के लिए, मतलब बॉयज के लिए होता है। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो लड़कों में देखा जाता है। ये किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ये नाम आता है ओइडिपस कैरेक्टर, जो ग्रीक कैरेक्टर है उसके ऊपर ये है। उसने अपने फादर को किल करके अपनी मदर से मैरी कर लिया था। ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट में ये थ्योरीज लिखी गई हैं, तो हमें इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये सब इतना टैबू की फॉर्म में है और हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या है, द बॉय डेवलप अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फॉर हिज मदर, ही व्यूज हिज फादर एज ए राइवल फॉर हर अफेक्शन। अब ये कैस्ट्रेशन एंजाइटी जो है, ये डर जो है ये डेवलप हो जाता है। उसको ये लगता है कि मेरे अंदर ये फीलिंग आ चुकी है, और अगर पापा को पता लग जाएगी तो वो मुझे मार डालेंगे। इसी को बोलते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। मार डालेंगे या फिर पनिश करेंगे। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये लड़कियों के अंदर देखा जाता है, बच्चियों के अंदर देखा जाता है। ये प्रपोज्ड बाय कार्ल जंग। कार्ल जंग ने इसको प्रपोज किया था। फ्रूड के जो कलीग थे उन्होंने फीमेल वर्जन को डिफाइन किया था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। द गर्ल डेवलप एन अट्रैक्शन टू हर फादर एंड रिजेंटमेंट टुवर्ड हर मदर। पेनिस एनवी, शी रियलाइजेज शी लैक्स ए पेनिस एंड ब्लेम हर मदर फॉर दिस डेफिशिएंसी। हम लोगों को बस इनका नाम याद रखना है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये कौन से स्टेज में आता है, ये आता है जेनिटल स्टेज में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है बस। नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जो कि रहता है स्कूल एज टू एडल्टहुड। लेटेंसी का मतलब हुआ पूरा मतलब इस वक्त जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो एनर्जी है, फोर्स है, वो एकदम क्या हो जाएगी, जीरो, नील हो जाएगी, जीरो। सेक्सुअल फीलिंग डोरमेंट, इनएक्टिव हो जाती है। इस समय पे बच्चे जो है इस वक्त सोशल स्किल्स, हॉबी और स्कूल वर्क पे जो है वो अधिक फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, प्यूबर्टी ऑनवर्ड। इस वक्त जो जेनिटल्स हैं उसमें मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट बैलेंस आ जाता है, और ये जो है अपने लिए अपोजिट जो सेक्स पार्टनर है उनके प्रति अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। आइए नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। सिगमंड फ्राइड ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब हुआ पनिशिंग पेनफुल थॉट्स इनटू द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मैंने बताया कि ऐसा हमारा पार्ट है जो कि हम लोग चाह के भी उसको याद नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि कोई पेनफुल इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चे के साथ कुछ गलत होता है बचपन में, या कोई काफी दर्दनाक घटना उसके साथ घटती है, तो वो क्या करता है, अपने इस पेनफुल इवेंट को अपने अनकॉन्शियस में ढकेल देता है, जिससे कि उसको वो कभी याद ही नहीं आता। उसको लगता है कि ये मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से वो परेशान नहीं होता है। आगे है रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू एन अर्लियर स्टेज फॉर ऑफ डेवलपमेंट। चाइल्ड स्टार्ट थंब सीकिंग व्हेन ए न्यू सिबलिंग इज बोर्न। इसका कहना है कि जो स्टेज हम लोग पार कर चुके हैं उसमें दोबारा से लौट आते हैं, किसी दुख की वजह से, किसी परेशानी की वजह से। चाइल्ड स्टार्ट थंब सकिंग व्हेन ए न्यू सिबलिंग इज बोर्न। जब न्यू सिबलिंग बोर्न होता है तो बच्चे अक्सर देखते हैं कि मेरे ऊपर उतना ध्यान अब पेरेंट्स का नहीं है, वो उनके लिए काफी परेशानी वाली बात होती है। तो वो फिर से यंग तो हो जाते हैं, लेकिन फिर से पुराने स्टेज में लौट जाते हैं, जैसे कि थंब सकिंग करना, ये सब छोटी मतलब पुराने वाले स्टेज वाली आदत फिर से अपना लेते हैं। आगे है प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? एट्रीब्यूटिंग योर ओन अनएक्सेप्टेबल अर्जेस टू समवन एल्स। जैसे कुछ बच्चे होते हैं काफी लड़ाकू होते हैं, वो दूसरों के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर कंक्लूजन में वो क्या देते हैं कि नहीं तुम ही लड़ाकू थे, मैं लड़ाकू नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। आगे है डिस्प्लेसमेंट, रीडायरेक्टेड एंगर टुवर्ड्स ए सेफर टारगेट। इसमें अगर जो भी बच्चा है वो जैसे कि मान लीजिए पेरेंट वो टीचर से पिटाई खाता है, उसके बाद घर आके गुस्सा रहता है और अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर उनको डांटता है या फिर उनको चिल्लाता है या फिर मारता पीटता है। हम लोगों ने भी देखा है कि जब हम लोगों की बचपन में पिटाई हो जाती थी टीचर के द्वारा, तो हम लोग पूरा गुस्सा रहते थे और घर पर आके मम्मी से लड़ाई करते थे या भाई बहनों के ऊपर चिल्लाते थे। ये भी आपने लोगों ने फील किया होगा। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट थ्योरी है इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल का मतलब हुआ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ब्रोन फैन बैनर ने बच्चे के एनवायरनमेंट को लेकर एक थ्योरी दी है। उनका कहना है कि चिल्ड्रन जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट के माध्यम से। उन्होंने अलग अलग सिस्टम दिए हैं, आइए उन सिस्टम्स को हम लोग समझते हैं। इनका मेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है चाइल्ड डज नॉट ग्रो अलोन, अकेला नहीं ग्रो करता है। मैनी लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट अफेक्ट द चाइल्ड लाइक सर्कल्स अराउंड द चाइल्ड। आप ये देख सकते हैं, ये बच्चा है और इसके अराउंड कई सारे सर्कल बने हुए हैं। उन सर्कल में कुछ आइटम्स आते हैं जो कि उस बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। आइए हम लोग इनको समझते हैं बारी बारी। ये है पांच सिस्टम इकोलॉजिकल थ्योरी के, माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ये सब यहाँ पर दर्शाया गया है, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। सबसे पहला जो है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम इज द क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है इस वाले एनवायरनमेंट में। और इस वाले एनवायरनमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? पेरेंट, स्कूल, टीचर्स और फ्रेंड्स। ये जो सिस्टम है इस बच्चे का माइक्रो सिस्टम, इसके अंदर जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ। और इसमें पेरेंट, स्कूल, टीचर और फ्रेंड्स रहते हैं। इफ पेरेंट्स सपोर्ट द चाइल्ड, चाइल्ड फील कॉन्फिडेंट। अगर पेरेंट्स जो है बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो चाइल्ड कॉन्फिडेंट फील करता है। इफ टीचर इज केयरिंग, चाइल्ड परफॉर्म बेटर इन क्लास। इस वाली थ्योरी से आप लोगों को कुछ ये जो आते हैं पेरेंट्स, स्कूल, टीचर, फ्रेंड्स दिया रहेगा और पूछेगा कौन से सिस्टम का पार्ट है, तो आपको बोलना होगा माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज मीजो सिस्टम, कनेक्शन बिटवीन टू माइक्रो सिस्टम। हमने देखा माइक्रो सिस्टम का पार्ट पेरेंट था, टीचर था, होम था, स्कूल था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। जैसे कि इफ पेरेंट टॉक रेगुलरली विद टीचर, चाइल्ड गेट्स बेटर गाइडेंस एंड सपोर्ट। अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा तो बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल और उसके डेवलपमेंट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में चाइल्ड जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं है, बट फिर भी वो उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस, स्कूल मैनेजमेंट का डिसीजन। अगर पेरेंट का जॉब जो है काफी स्ट्रेसफुल है तो ये उसके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, पेरेंट के बिहेवियर को, और इवेंचुअली वो बच्चे के बिहेवियर को भी अफेक्ट करेगा। जैसे कि उसके फादर आते हैं घर पे काफी परेशान रहते हैं, जॉब को लेकर काफी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, पैसे की कमी रहती है, तो ये भी बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम का पार्ट क्या क्या है? कल्चर, लॉज, बिलीफ्स, वैल्यूज। एग्जाम्पल एजुकेशन पॉलिसी, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी और सोशल वैल्यूज। हम लोग स्पेशल एजुकेशन के टीचर बनने जा रहे हैं, तो जैसे कि सरकार डिसेबिलिटी को लेकर नीतियां बनाती है, वो उन बच्चों को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। ये किसका पार्ट है? मैक्रो सिस्टम का। नेक्स्ट है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जो है वो इन्हीं सभी सिस्टम से बाहर रहता है। ये वाला पार्ट जो है वो क्रोनो सिस्टम है। ये चेंजेस ओवर टाइम, यानी किसी टाइम कोई चेंज हुआ है उस वक्त चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड 19 अफेक्ट ऑन एजुकेशन। कोविड 19 ने काफी बच्चों को मतलब कि प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी में पहुंचा दिया, उनके पेरेंट्स की नौकरी चली गई, इवन कई के तो पेरेंट्स भी दुनिया से चले गए। तो ये किसका पार्ट है? क्रोनो सिस्टम का। चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। पहले मान लीजिए फैमिली एक साथ मिलकर रहती थी जॉइंट फैमिली में, फिर उसके बाद वो एक न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, तो ये भी बच्चे के दिमाग को अफेक्ट करता है। दादा दादी या फिर उसके चाचा चाची जो थे अब उसके पार्ट नहीं है, तो ये भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही है। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। कोग्निटिव और सोशल कोग्निटिव थ्योरीज के अंदर के बीच में डिफरेंस देखा। पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, लेव वाइगोट्स्की की कोग्निटिव सोशल डेवलपमेंट थ्योरी देखा, जो जेरोम ब्रूनर का भी हमने पढ़ा। एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, इसमें नहीं है। आगे साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन, फ्रूड की थ्योरी और ब्रोन फैन बैनर की भी थ्योरी को हमने देखा। तो इसके अंदर सभी थ्योरीज जो है लगभग लगभग जो कॉग्निशन से रिलेटेड है वो हमने कवर कर लिया है। और ये टू द पॉइंट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। मेरा नाम सतीश कुमार है, आप लोग जानते हैं, और मैं एक टीचर हूँ और डी ट्रिपल एस बी में स्पेशल एजुकेटर भी अपॉइंट होने वाला हूँ। तो मेरे पास अच्छा खासा जो है
एक्सपीरियंस है तो आप लोग मेरे इन कंटेंट पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ केवीएस के लिए। और अभी हम लोग एमसीक्यू के पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। पहले मैं आपको थ्योरीज बता देता हूँ, उसके बाद एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में जाके हम लोग जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको भी जरूर देखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। मेरा चैनल थोड़ा नया है लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नया नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। थैंक यू।